everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जिस चैप्टर का नाम है हमारा फ्रिक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में हमारा चैप्टर का नाम क्या था, फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने फोर्स एंड प्रेशर था उस चैप्टर का नाम, बल और दाब। तो उस चैप्टर में हमने बल के अंदर, फोर्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन का, घर्षण का, और मैंने आपको बताया हुआ थी कि घर्षण के बारे में हम 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो घर्षण के बारे में हमने वहाँ बेसिक पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम और अच्छे से डिटेल से फ्रिक्शन जिसका मतलब होता है घर्षण, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicles at a traffic signal। तो आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चलाने वाला जो भी उसका ड्राइवर होता है उसको उसकी स्पीड धीरी करते हुए देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल जब आता है तो वो स्पीड क्या कर देता है, स्लो कर देता है। You too slow down your bicycle whenever needing by applying brakes। तो आप भी अपनी बाईसाइकिल को जब आपको स्लो करना होता है तो ब्रेक की सहायता से उसको क्या कर देते हो, स्लो कर देते हो। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा ब्रेक देने पे जो हमारी गाड़ी है वो स्लो क्यों हो रही है, ब्रेक देने से गाड़ी स्लो क्यों हो रही है। Not only vehicles, any object moving over the surface, another object slow down when no external force is applied on it। जरूरी नहीं आप गाड़ी बोले, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप क्या करते हो, अगर आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप उसमें कोई बल नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आप उसमें अपने हाथों से बल लगाना मतलब आपकी मांसपेशियों में कोई जोर नहीं पड़ रहा है, तो फिर भी वो चीज़ क्या हो रही है, स्लो हो रही है। जैसे व्हीकल, आपने सिर्फ उसका ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने में आपका सिर्फ हल्का सा ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, आपका कोई बल नहीं लगा। ठीक है, आपने कार्य तो करा, आपने उसमें ब्रेक तो दबाया हाथों से, पर आपका बल नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा। और बिना फोर्स लगाए आपकी कोई चीज़ स्टॉप कैसे हो गई, तो ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है, हमारा यहाँ पे फोर्स नहीं लग के क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है दो सरफेस के बीच में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इन्हीं जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह फ्रिक्शन होता है। तो ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का बल। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, friction acts along the left direction। तो आपने ध्यान दिया होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो, ठीक है, यदि आप बाईं दिशा में, ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड को आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसका फ्रिक्शन लग रहा है आपका राइट साइड को। आप फोर्स किस साइड को लगा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन है लेफ्ट, पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, राइट साइड को। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स along the left direction. In both cases, the force oppose the motion of the book. The force friction always oppose the applied force. तो अगर आप फिर राइट साइड को फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, राइट साइड को फोर्स लगा रहे हो, तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लग रहा है, हमारा लेफ्ट साइड को। तो ये हमारा क्या कहते हैं, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज है या फ्रिक्शन की खासियत है घर्षण की, कि वो हमेशा विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम उन कारक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं।
Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled? क्या जो सेल द्वारा, कोई सेल है, सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वो चल रहा है उस पर निर्भर करती है? ठीक है। क्या जो पेंसिल सेल का पृष्ठ का चिकनापन होता है वो भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई है, तो ये उस एक्टिविटी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। हम यहाँ से पैरा स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय, जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय irregularities on the two surface in contact। घर्षण संपर्क में आने वाली जो हमारे दो सरफेस है, दो पृष्ठ है या दो कांटेक्ट है, उनकी अनियमितताओं के कारण होता है, उनकी इरेगुलरिटीज के कारण होता है। घर्षण हमारे दो संपर्क में आने वाले कांटेक्ट की अनियमितता के कारण होता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में तो बहुत चिकने होते हैं लेकिन उनकी इरेगुलरिटीज बहुत सारी होती है। Irregularities on the two surfaces lock into one another। When we attempt to move any surface, we have to apply force to over interlocking one rough surface. There are larger number of irregularities, so the force friction is greater if rough surface is involved। तो दो पृष्ठों की जो हमारी irregularities होती हैं वो एक दूसरे को भीतर से धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर, एक कांटेक्ट पर दूसरे कांटेक्ट को गति कराने का प्रयास करते हैं तो इसमें एक इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। अगर आप खुदरे पृष्ठ पर हमारी इरेगुलरिटीज़ की संख्या अधिक होती है तो खुदरा जो वक्ष होता है उसमें हमारा क्या होता है, फोर्स, घर्षण, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, You have to push on the box to keep it moving। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। ठीक है। We see that the friction is caused by interlocking of irregularities into two surfaces। तो हमने क्या सीखा, दो पृष्ठों के बीच अनियमितता, इरेगुलरिटीज के इंटरलॉक के कारण ही क्या है, फ्रिक्शन है। इंटरलॉक का जो कारण है वो क्या होता है, घर्षण होता है। तभी तो जैसे आप it is obvious that force of a friction will increase if the two surfaces are pressed hard। अगर हम दो सरफेस को, ठीक है, हार्डर, बहुत दबा कर उनमें बल डालें तो उनमें क्या होती है, उनकी जो फ्रिक्शन है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। तो एक इसका एग्जाम्पल है, अगर आप चटाई है, ठीक है, आपके घरों में चटाई होगी, आप चटाई को आप खींच रहे हैं, ठीक है, तब तो आप नॉर्मल आसानी से खींच ले रहे। अगर उसी चटाई में दो भारी इंसान बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, वो चटाई भारी लगेगी आपको खींचने के लिए। वहाँ पे फिर ऊपर से उसमें एक तो दो लोग बैठे भी हैं तो वहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, उसमें और ज़्यादा हमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह आपका कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन अननेसेसरी एबल। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हार और अ ग्लास टम्बलर। तो अपने कुछ अनुभव को याद करो। किसी कांच के ग्लास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी को पकड़े रखना आसान है। ठीक है। कांच का गिलास या फिर कुल्हड़, इन दोनों में से किसको पकड़ना आसान है, ठीक है, होल्ड करना। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। मान लो कि गिलास का जो बाहरी का पृष्ठ है वो क्या चिकना है और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट,
और उसमें तेल की भी एक पतली सी लेयर है, जिस तेल से हम खाना बनाते हैं उसकी भी पतली लेयर चढ़ रखी है, और उसका जो पृष्ठ है, सरफेस है, वो क्या चिकना है, ठीक है। तो वो हमें पकड़ने में हमें डिफ़िकल्ट होगी, कठिनाई होगी, चिकना है, हमारे हाथ से फिसल सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, जस्ट थिंक वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। तो क्या गिलास को पकड़ा रखना संभव है यदि घर्षण ना हो। रिकॉल हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव ऑन अ वेट मैडी ट्रक और वेट मार्बल फ्लोर। तो याद करो, मार्बल के गीले फर्श या फिर कीचड़ वाली पगडंडी पे चलना कितना कठिन होता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट देयर वेयर नो फ्रिक्शन। आप क्या घर्षण ना होने वाली स्थिति में कहीं पे चल सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, हमारे चप्पलों की सहायता से हम सरफेस में चल रहे हैं, तो हम किसकी वजह से चल पा रहे, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन है इसीलिए चल पाते हैं। हमारी जो चप्पल की सरफेस होती है, नीचे की जो सरफेस और जो नीचे से हमारा फ्लोर है, ग्राउंड है, जो धरती का सरफेस, उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, हम पेन से कॉपी में लिखते हैं, जो पेन की नोक होती है और जो हमारा कॉपी सरफेस है, इनके बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों में फ्रिक्शन नहीं होगा, हमारी पेन और कॉपी के बीच फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो हम लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। इसी तरह ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में आप चॉक से लिखते हो, अगर हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो अगर हमारा रफ हो जाए या फिर उसमें आप वो बिल्कुल मतलब अजीब सा खुरदुरा उबड़ खाबड़, मतलब उसकी जिस तरह वो उतना चिकना सरफेस होता है वो ना हो कि वो बहुत खुरदुरा, मतलब उसमें जिस आप लिख ना पाए, तो आप क्या वहाँ पे लिख पाओगे, फ्रिक्शन लगेगा उसमें, नहीं लगेगा। जिस तरह आपकी जैसे हमारे शूज़ होते हैं, अगर हमारे शूज़ के या आप अपनी चप्पल देखते हो, स्लीपर्स देखते हो, उनके नीचे उनका सरफेस किस तरह का होता है, अगर उनके सरफेस जो सोल होती है उसमें एक टाइप का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जब आप कहीं पे फिसलने लगते हो या कहीं पे आप चल नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो रहा है, काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जिस तरह देखो, एक माचिस है, ठीक है, आप माचिस का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जो हम मैच स्टिक है उसे कैसे जलाते हैं, दूसरे एक सरफेस को मैच स्टिक की उसके दूसरे सरफेस, जो हम मैच स्टिक के अंदर हमारी मैच स्टिक होती है, स्टिक को उस मैच में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जिसके कारण फ्रिक्शन की वजह से हमारा क्या जलती है, मैच स्टिक जलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो घर्षण का बढ़ना अथवा या घर्षण का बढ़ना तथा घटना। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires, cars, trucks and bulldozer provide better grip with the ground. तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी आपके शूज़ में क्या होता है, तो मैंने आपको सिर्फ शूज़ में ये नहीं बोला कि आपके शूज़ में क्या बनती है, ग्रिप, जो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारी जो शूज़ होती है उसमें जो ग्रिप होती है, उस ग्रिप की वजह से ही हमारे शूज़ और जो हमारा सरफेस है उसके बीच क्या बनता है, फ्रिक्शन। जब आप फिसलने लगते हैं, हम कहते हैं ये शूज़ या ये जूते खराब हो चुके हैं, इनकी नीचे की जो शोल है वो घिस चुकी है, ख़राब हो चुकी है, मतलब उसकी ग्रिप ख़राब हो चुकी है, अब वो फ्रिक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से हम उन शूज़ में कंफर्टेबल नहीं है। वो शूज़ क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं दे रहे, आप बार बार गिर जा रहे हो या उनकी सरफेस ऐसी नहीं हो रही, आप फिसल जा रहे हो, तो वहाँ पे जो शूज़ का ग्रिप है वो मतलब ख़राब हो जाता है एक टाइप से, तो आप शूज़ चेंज कर देते हो। तो जो शूज़ में हमारी ग्रिप होती है वो क्या करती हैं, एक हमें बेटर वे प्रदान करती हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से हम अच्छे से चल पाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो साइकिल, ट्रक, कार, जो हमारे टायर होते हैं, ठीक है, टायर और बुलडोजर, इन सब में क्या होता है, ग्रिप होता है, ग्राउंड के साथ एक ग्रिप होता है, जिसकी वजह से इनके बीच फ्रिक्शन अच्छा रहता है। जो ये ग्रिप है शूज़ में या टायर में, ये जो ग्रिप लगती है ये हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करती है, और फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और इनमें हम इस फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करने का एक क्या करती हैं,
काम करती हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं और अचानक से हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, हमें ब्रेक लगाने पे हमारे सीधे टायर पे असर पड़ रहा है, हमारी टायर रुक जा रही है। ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? हम हाथ से उस टायर को पकड़ के क्यों नहीं ब्रेक लगा रहे? क्योंकि ब्रेक जो टायर है उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो टायर हमारा कंट्रोल हो रहा है, उसका इंक्रीजमेंट फ्रिक्शन, जो उसका घर्षण है वो क्या हो जा रहा है, उस ब्रेक से डिक्रीज हो जा रहा है। तो आपका घर्षण ही नहीं बन रहा, तो वहाँ पे आप क्या हो जा रहे हो, स्टॉप हो जा रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर क्यों डालते हैं? कि कैरम और हमारा जो सरफेस है उसके बीच हमारा जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमें कैरम बोर्ड में फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं, रिड्यूस चाहिए, ताकि घर्षण ना हो और हमारी जो कैरम की गोटी है वो आसानी से हमारी क्या हो जाए, गोल हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो सरफेस 1 और सरफेस 2, तो इन दोनों के बीच अगर लुब्रिकेंट कर दो आप, ठीक है, तो क्या होता है, इससे हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर इनके बीच लुब्रिकेंट मतलब होता है चिकनाई, अगर दो सरफेस के बाद चिकनाई आ जाए तो क्या हो जाता है, हमारा वहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। You must have seen attacks and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such piece of luggage. Why is it so? Let us find out it. तो आपने देखा होगा आजकल जो बैग होते हैं, बैगों में हमारा जो आप कहते हो ट्रॉली बैग, उनमें हमारे क्या लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं, और उस बैग को आसानी से कोई बच्चा भी आसानी से क्या कर ले रहा है, रोल कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है। आपने इस तरह के बैग सभी ने देखे होंगे, सभी के पास होते हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग जिसे हम कहते हैं। तो जो ये हमारे इस पे पहिए लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब हमारी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर, एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। उस जो प्रतिरोध है या जो रेजिस्टेंस है, उस गति के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटन घर्षण। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, जो रोलिंग होती है, जो हमारा लुढ़कना होता है, ये फ्रिक्शन को, घर्षण को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, ठीक है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना लौटना आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर को हम खींचने के बजाय, ठीक है, उसको सरकाने के बजाय हम उसे क्या करते हैं, रोल करवाते हैं दूसरे सरफेस में। और वो किस तरह रोल होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल जो होता है हमारा, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो बहुत सारे जगह पे हमारा क्या होता है, मशीनों में हमारा स्लाइडिंग की बजाय क्या करते हैं, रोलिंग का उपयोग किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल आर यूज द बॉल बियरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसाइकिल। तो इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल आप देख सकते हो, छत के पंखे, ठीक है, तथा साइकिल में जो हमारी धुरी होती है, हब होता है, उसके बीच हमारा क्या लगता है, बॉल बियरिंग, ठीक है। तो ये बॉल बियरिंग एक टाइप का क्या है, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन इस तरह का होता है, बॉल बियरिंग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब तरल घर्षण, फ्लूइड का मतलब तरल, फ्रिक्शन घर्षण। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप सभी जानते हैं हवा क्या होती है, हल्की होती है और पतली होती है। येस, इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। तो हवा में क्या होता है, हमारा
फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण वायु पर हमारी वस्तुएं गति करती हैं। तो इसी प्रकार सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन मूव्स ऑब्जेक्ट थ्रू देम। तो इसी प्रकार हमारा पानी में और अन्य द्रव्य में भी क्या होता है, गति करने वाला फ्रिक्शन, तरल घर्षण होता है। ठीक है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। साइंस में हम गैस और लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन हमारा एक्सर्ट करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी स्पीड पर भी निर्भर करता है, उसके स्पीड, उसके सापेक्ष, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें स्पीड मिल रही है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप। और जो घर्षण बल होता है वस्तु की आकृति पर और वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, सिमिलैरिटी इन शेप ऑफ एन एरोप्लेन एंड अ बर्ड। एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। ठीक है। क्या समानता है इनमें? दोनों के पास पंख हैं, इस तरह देख सकते हो आप। तो इस तरह अगर इनके पास इस तरह के पंख हैं तो इसी की वजह से ये हमारे एयर में क्या हो रहा है, इनका फ्रिक्शन हो रहा है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वायु में गतिमान है। It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So, objects are given special shapes. Where do you think the scientists get hints for these special shapes? From nature, of course. Birds and fish have to move about in fluids all times. Their body must have evolved to shape less, which would make them lose less energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 7th. तो घर्षण जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है, फ्लूइड में गति करती हैं, तो उन पर जो घर्षण बल लगता है उसको पार पाना होता है। ठीक है। जैसे कि जब हमारी कोई वस्तु है वो तरल में वो कर रही है, हमारी फ्लो कर रही है, लिक्विड में हमारी तरल में मूवमेंट कर रही है, तो उस पर जो घर्षण होता है जो लगने वाला, तो उस पर हमारी उस वस्तु की क्या होती है, एनर्जी लगती है। जब उस वस्तु की एनर्जी लग रही है तभी वो वहाँ पे क्या कर रही है, मूवमेंट कर पा रही है। तो इस प्रोसेस में हमारा एनर्जी का बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है। तो इस फ्रिक्शन को कम से कम करने के उपाय किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन की जो हमारा डिज़ाइन है किसकी तरह कर रखे है, चिड़िया के डिज़ाइन की तरह। तो ऐसा साइंटिस्ट के पास, वैज्ञानिक के पास दिमाग कहाँ से आया, उन्होंने ऐसा क्यों करा? उन्होंने ऐसा इसलिए करा, उन्होंने देखा कि पक्षियों का डिज़ाइन किस तरह, और पक्षियों कम ऊर्जा व्यय करे आसमान में आसानी से उड़ पाती हैं, तो इसलिए उन्होंने हमारे एरोप्लेन को भी वैसा स्ट्रक्चर देने का सोचा। इसी तरह उन्होंने हमारा जो बोट होती है, मछलियाँ हमारी पानी में रहती हैं, और पानी में हमारे नाव को किस तरह, हमारे बोट को किस तरह का शेप होता है। तो हर किसी चीज़ के लिए, नाव में ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग शेप होता है, वायु वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग शेप होता है। तो ऐसा शेप इनको क्यों दिया जाता है? ऐसा शेप इनको इसलिए दिया जाता है कि इनका जो फ्रिक्शन में जो हमारा ऊर्जा लग रही है, एनर्जी लग रही है, वो कम से कम यूज़ हो। तो इस चैप्टर के कीवर्ड्स है हमारे बॉल बियरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेस। Friction depends on how hard the two surfaces press together.
तो इस तरह आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जिस जिस टॉपिक के बारे हमने में पढ़ा ये सब चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट आते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। फ्रिक्शन अपोज द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इसी तरह फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। तो आप इसे बुक से ढूंढ से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। सेकंड है फॉर चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इनको चूज कीजिए कि आप इसे किस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एलिडा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर। Wet marble floor, newspaper, towel spread on the floor. The force friction acting on the car or different surface in increasing order will be. तो अलीडा अपनी कार को डिफरेंट सरफेस में चला रही है, यहाँ पे दी है। तो आपको इन सरफेस को किस अकॉर्डिंग, इनको इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग में करना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड सबसे कम किस में होगा, टावल में। तो नेक्स्ट है सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इज टाइटल्ड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप किसी डेस्क पे लिख रहे हो, ठीक है, और जो आपकी जिसमें आप लिख रहे हो वो स्लाइड हो रहा है नीचे को। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। अगर हमें पता है फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है, बल के, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो किताब हमारी नीचे को आ रही है, किताब में बल कहाँ को लगा, नीचे, डाउनवर्ड को। तो फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, अपवर्ड को, ऊपर को लगेगा। नेक्स्ट है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, व्हाट वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। आपने एक बकेट, जो हमारा सर्फ का पानी था, वो हमारी फ्लोर पे गिर गया। तो अब क्या उस पानी में हम इजिली चल पाएंगे या हमें डिफिकल्टी होगी। तो हमें वहाँ पे चलने में, देखो वी आर एबल टू वॉक, हम वहाँ पे चल तो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है हमारे पाँव में, फीट में और ग्राउंड के बीच। वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विथ आवर फुट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अलाउज अस टू द फोर्स। पर वहाँ पे सर्फ वाला जो सोफी वाटर है वो गिरने से हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड और फीट है उसके बीच में हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। अब जिसके कारण वो सर्फ का पानी था, तो इससे अब वहाँ पे हमें चलने में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक। तो आपको बताना है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है, ठीक है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। तो देखो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक बिकॉज दे शूज गिव देम बेटर ग्रिप। तो वो जूते उनको क्या देते हैं, बेटर ग्रिप, अच्छी ग्रिप देते हैं रनिंग के दौरान, जिससे उनका जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता है और वो और अधिक अच्छे से दौड़ पाते हैं। तो इसी तरह इकबाल हैज़ पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड वाई। तो देखो इकबाल क्या कर रहा है, एक लाइटर बॉक्स को पुश कर रहा है और सीमा किसे पुश कर रही है, हैवियर बॉक्स को, और एक ही फ्लोर पे। तो किस में ज़्यादा उनका फोर्स लगेगा या किस में उनका ज़्यादा फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज बिकॉज इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो हमें सिंपल से पता है कि जो हैवी बॉक्स है, जो भारी बॉक्स है, उसे पुश करने में, धक्का देने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि जो हल्का बॉक्स है वो ईजिली से क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि स्लाइडिंग स्टैटिक से कम क्यों है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फोई। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन किस तरह हमारे लिए लाभदायक और किस तरह हानिकारक है। तो आप देख सकते हैं वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड पेपर अलाउ अस टू राइट। फ्रिक्शन है तभी हम चल पा रहे, फ्रिक्शन है तभी हम लिख पा रहे, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन।
friction between the different parts of machine produce heat. This can damage the machine. तो ये हमारे इसके क्या है डिसएडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। तो एक्सप्लेन करो कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में हैं, ठीक है, जो हमारे तरल पदार्थों में मूवमेंट करते हैं उनका स्पेशल शेप क्यों होता है। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं। उनका स्पेशल शेप इसलिए होता है ताकि उनमें फ्रिक्शन लगे, उसमें और क्या उनकी बॉडी अच्छे से मूव कर पाए और उसमें जो एनर्जी है वो कम से कम लगे। तो स्पेशल शेप देने का मतलब ये होता है कि जो उसमें फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, वो हम कम कर सकें, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कम करने के लिए भी, और जिससे वहाँ पे हमें क्या है एनर्जी हमारी कम वेस्ट हो। तो ये था हमारा चैप्टर जिस पर आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक, रोलिंग और फ्रिक्शन लगता किस तरह है, हमारे जो वाटर या हमारी एयर में जो ऑब्जेक्ट है उनके शेप इस तरह क्यों डिज़ाइन होते हैं, हाँ, और हमें फ्रिक्शन क्यों मिनिमाइज और क्यों फ्रिक्शन हमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है, फ्रिक्शन किस तरह हमारे लिए लाभदायक और किस तरह हानिकारक है।